देशवासियों, जय हिंद, वंदे मातरम। वर्तमान देश की परिस्थितियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसकी वजह, उसका बड़ा कारण ये है कि जो शासक वर्ग है, जो शासन में है, वो चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे बड़े बड़े ऑफिसर हों, आईएएस हों, आईपीएस हों, जज हों या कोई मंत्री हों, ये सब लोग सिर्फ भारत में शासन कर रहे हैं कमाई करने के लिए, देश या देशवासियों की सेवा करने के लिए नहीं। इन सभी के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इन सभी के विदेशों में घर हैं, फ्लैट हैं, संपत्तियां हैं और बहुत सारे लोगों के बच्चे विदेशों में सेटल हैं। वो भारत में एक फॉर्मेलिटीज के लिए हैं। भारत उनके लिए सिर्फ एक दुधारू गाय है जिसका उन्हें दूध दूहना है और फायदा उठाना है, बाकी यहां से उनका कुछ लेना देना नहीं है। वो सारी व्यवस्थाएं ऐसी कर रहे हैं कि देश में एक दूसरे से समाज लड़ता रहे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं किसी और नाम पे हम आपस में लड़ते रहें और वो कुछ लोग, चंद लोग हमें मूर्ख बना के आपस में लड़ा करके अपना उल्लू सीधा करते रहें। हमारी समस्या ये है कि हम उनके बहकावे में आ जाते हैं। वो हमें इसलिए लड़ाते हैं ताकि हम एक दूसरे से लड़ने के चक्कर में उनके भ्रष्टाचार की तरफ नजर ना डाल सकें, ये ना देख सकें कि वो भ्रष्टाचार क्या करते हैं। हमारे देश में सच्चाई ये है, आज तो ज़्यादातर जो पीढ़ी है वो ऐसी आ गई है कि वो इस व्यवस्था को मान चुकी है कि हमारे देश में एक दूसरे से मोबाइल की वजह से कम्युनिकेशन गैप हो गया है। तो शुरू से ऐसा था नहीं। शुरू से इस देश में एक दूसरे से, जिन्हें जातियां कहते हैं, उनका एक दूसरे से रिश्ता था। काका, मामा, बुआ, इस तरीके के रिश्ते होते थे। जाति से ऊपर उठ करके सभी का मिला जुला, गांव का कोई भी त्योहार होता था, कुछ भी होता था, मिला जुला होता था। उसी की एक विरासत है कुंभ। क्या आपने कभी सुना है कि कुंभ में आने वाले किसी कहते हैं, अरे तुम्हारी जाति बताओ, तुम गंगा जी में नहाने कैसे आ रहे हो? ऐसा नहीं है। हमारे देश में जाति की व्यवस्था ही नहीं थी। इस देश में कितनी पुरानी कहावत है कि जात ना पूछो साधु की। मतलब कोई भी साधु होता था और हर साधु के सब पैर छूते थे, उसकी क्या कोई जाति होती थी? संत रविदास, उनकी मीराबाई उनको अपना गुरु मानती थी। संत रविदास कौन थे? क्या संत रविदास की जीवनी में कहीं भी अस्पृश्यता का एक भी उल्लेख है कि कोई छुआछूत करता था, उनको छूता नहीं था? उनको संत माना गया है। तो ये अस्पृश्यता हमारे देश में मुसलमानों की देन है, मुस्लिम शासकों की। और बाद में अंग्रेजों ने हम पे राज करने के लिए, फूट डालो की नीति के लिए, समाज को अलग अलग रूट्स में डिवाइड करने के लिए एक झूठा नैरेटिव सेट किया और वही नैरेटिव आज भी चालू है। अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, लेकिन वो चाहते थे कि ऐसी परिस्थितियां बन जाएं कि भारत के लोग बोलें कि भाई अंग्रेजों का शासन अच्छा था, जो आज भी लोग बोलते हैं। तो उन्होंने हमारे देश को आजाद थोड़ी ना किया, उन्होंने तो हमारे देश को अपना एक उपनिवेश घोषित किया था। हमने अपने देश को 26 जनवरी 50 को गणतंत्र घोषित कर दिया कि हम किसी का उपनिवेश नहीं है। आज की वर्तमान परिस्थितियों में इतना ज्यादा पैसा मोदी और मोदी की सरकार पब्लिसिटी पे खर्च कर रही है, चैनलों को बांट रही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बांट रही है कि जो झूठा गुणगान करें मोदी का और समाज में एक दूसरे को लड़ाएं। ये जो कोई खड़ा होकर के मनुस्मृति जलाता है
तो वो कोई अपने मन से नहीं जलाता है, उसको प्रेरित किया जाता है ताकि विद्वेष समाज में पैदा हो। उस बेचारे को खुद को पता ही नहीं होता है कि वो किसके राजनीतिक महत्वाकांक्षा को फुलफिल कर रहा है। अगर आप सब लोग एक हो जाएंगे, आप जाति और धर्म के नाम पे नहीं बटेंगे, आप स्वर्ण और दलित के नाम पे नहीं बटेंगे, आप एकजुट होकर के अगर वर्तमान शासन से 47 से आज तक कोई भी सरकार, कोई भी देश का नेता, उसने देश और समाज के भले के लिए नहीं काम किया, उसने सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने भले के लिए काम किया। तो अगर आप एकजुट हो जाएंगे और इन सरकारों से, इन भ्रष्ट नेताओं से उनके भ्रष्टाचार का लेखा जोखा मांगेंगे तो वो क्या करेंगे? इसलिए वो आपको आपस में लड़ाते हैं। आप उनको गाली दो, दलित स्वर्ण को गाली दे, स्वर्ण दलित को गाली दे, स्वर्ण में से एक नालायक आ जाएगा, वो दलितों को गाली देगा, दलितों में से एक नालायक आ जाएगा, वो स्वर्णों को गाली देगा, और हम सब भावनाओं में बह जाएंगे। देखो देखो वो दलित स्वर्ण समाज को गाली दे रहा है। भाई सच्चाई ये है कि ये सारे जो निकल करके आते हैं ये सरकारी नेताओं के पिट्ठू होते हैं, ये शासन और शासक वर्ग के पिट्ठू होते हैं। ये समाज में विद्वेष फैलाने के लिए इस तरह के काम करते हैं। हमारे आपस में कोई विद्वेष नहीं है। गांव में जो ब्राह्मण की बेटी होती थी वो भी बेटी कहलाती थी, उसका भी पति गांव में आता था तो गांव का दामाद कहलाता था, और अगर शूद्र की बेटी होती थी उसका पति गांव में आता था तो वो भी गांव का दामाद कहलाता था, उसका भी वही सम्मान था। तो हमारे रिश्ते बटे हुए नहीं थे। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि एक ही गोत्र, चाहे वो गौतम हो, चाहे वो कश्यप हो, वो ब्राह्मण में भी मिलता है, वो क्षत्रिय में भी मिलता है, वो वैश्य में भी मिलता है, और वही शूद्र में भी मिलता है। और सारी जातियों का वर्गीकरण इन्हीं चार धाराओं के अंतर्गत आता है। समझ रहे हैं आप? तो शूद्र मतलब सेवक, क्षत्रिय मतलब लड़ाका, वैश्य मतलब बिजनेसमैन, और ब्राह्मण मतलब शिक्षक वर्ग, जो समाज को शिक्षा देता है, सही रास्ता दिखाता है। अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, ब्राह्मण पिता के यहां जन्म लेता है, और वो शिक्षा नहीं दे सकता समाज को एक मार्गदर्शन नहीं दे सकता, तो वो कतई ब्राह्मण नहीं है। एक व्यक्ति अगर शूद्र के घर में पैदा होकर के और राष्ट्रपति बन जाता है, वो शासक वर्ग में आ जाता है, वो कतई शूद्र नहीं है, वो क्षत्रिय है। एक व्यक्ति अगर शूद्र समाज में पैदा होकर के शिक्षा लेकर के शिक्षक बन जाता है, वो तो कतई वो शूद्र नहीं है, वो ब्राह्मण है। देश मनुस्मृति यही बताती है, मनुस्मृति का यही वर्गीकरण है। लेकिन मनुस्मृति को पढ़े बगैर, मनुस्मृति की ओरिजिनल प्रति को पढ़िए, वो नहीं जो अंग्रेजों ने अनुवाद किया हुआ है। हमारे पास ज़्यादातर लिटरेचर अंग्रेजों का अनुवाद किया हुआ है, जिसको गलत तरीके से पेश किया गया है। जो संस्कृत से सीधे हिंदी का अनुवाद है, आप उनको पढ़िए अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो। ये सब कुछ देश में हो रहा है, हमें आपस में बांट के, हमें लड़ा करके, और शासक वर्ग हमारे ऊपर सत्ता करता रहे। 1947 से लेकर के आज तक, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीच में अन्य दलों की सरकार आई हो या वर्तमान बीजेपी सरकार हो, ये सब आपके दुश्मन हैं, ये देश के गद्दार हैं, ये देशवासियों के गद्दार हैं, ये भ्रष्टाचार के सबसे बड़े प्रवर्तक हैं। आपको 2029 में जागना है, इस देश को, इस देश के सम्मान को बचाना है। वरना जिस तरीके से सरकार एक 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 करके सारे एसेट्स को बेच रही है, जिस तरीके से
वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार कर रही है और जिस तरीके से इसके पूर्व की सरकारों ने भ्रष्टाचार किया है, ये देश के लिए और देशवासियों के लिए कतई ठीक नहीं है। आज आपके 8 से 9 करोड़ युवा बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। इस देश को सुधारना सिर्फ 5 वर्ष का काम है। हम 10 सालों में चीन से भी आगे निकल सकते हैं। हमारे देश में इतनी प्रतिभाएं हैं और देश में इतने संसाधन हैं, परंतु ये सरकारें कभी ऐसा नहीं चाहती हैं। ये चाहती हैं हम हमेशा लड़ते रहें, झगड़ते रहें, पिछड़े रहें और ये हमको लूटते रहें। देशवासियों, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, जाग जाइए, समझिए, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और भाइयों को प्लीज़ प्लीज़ भेजिए, उनको भी जागरूक कीजिए, खुद भी जागरूक होइए और इन सभी राजनीतिक दलों और वर्तमान राजनेताओं का बहिष्कार कीजिए। एक बार 2029 में मुझे सत्ता में आने का अवसर दीजिए। ये मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं इस राष्ट्र के और इस राष्ट्र के वासियों के भले के लिए कह रहा हूँ। मैं सारी व्यवस्थाओं को बदल दूंगा। मैं इस देश के पुरातन गौरव को वापस लेकर के आऊंगा। इस देश में कोई दुखी नहीं होगा, कोई परेशान नहीं होगा, कोई शोषित नहीं होगा। जाति और धर्म से ऊपर उठ करके सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवस्था होगी, सबको न्याय मिलेगा और तुरंत न्याय मिलेगा। किसी का हक नहीं मारा जाएगा। कोई एक व्यक्ति अरबों खरबोपति हो जाए, देश की सरकारें सिर्फ 2 लोगों को बड़ा करने के लिए सारे कायदे कानून बनाएं और गरीब जनता के बारे में ना सोचें, इस देशवासियों के बारे में ना सोचें। इस व्यवस्था को बदलना आपका दायित्व है। जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे, मैं देश के लिए ये नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए आप मेरा साथ दें, मुझे सत्ता की शक्ति दें, जिसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक आपके पास में व्यवस्था नहीं होगी, सत्ता की शक्ति नहीं होगी, आप देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे इस सत्ता की व्यवस्था की कुंजी चाहता हूं। आपका वोट मुझे मिले, मेरी पार्टी को मिले और आप लोग मुझसे जुड़ें और इस देश को फिर एक बार सोने की चिड़िया बनाने में योगदान दें। जय हिंद, वंदे मातरम।